आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके में नया टॉपिक राजस्थान का इतिहास, नामकरण और राजस्थान के एकीकरण के बारे में हमने बात कर ली थी। आज से शुरू होगी आपकी क्लास है हिस्ट्री की, राजस्थान की। ठीक है, तो राजस्थान इतिहास में राजस्थान इतिहास में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मेवाड़ के इतिहास की। कौन सा इतिहास? मेवाड़ रियासत का इतिहास। राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण इतिहास मेवाड़ वालों का रहा है। शायद इसी को लेकर कर्नल जेम्स टोड ने भी कहा था कि अगर सांगा के बाद में उदय सिंह न होता तो मेवाड़ का इतिहास सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता, क्योंकि उदय सिंह ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो ऐसे कुछ अच्छी अच्छी कहानियों के साथ आगे बढ़ेंगे मेवाड़ इतिहास में। तो मेवाड़ के इतिहास में हम बात करते हैं। एक मिनट रुकना भैया, आ क्यों नहीं रहा है इस पे? ठीक है, तो मेवाड़ इतिहास की बात शुरू करते हैं। तो ध्यान रखना कि यहाँ पे मेवाड़ में जो इतिहास बताया गया है वो था गुहिल वंश का। कौन सा वंश है? मेवाड़ में गुहिल वंश। इसी गुहिल वंश को हम गुहिलोत वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुहिलोत वंश। और यही वंश आगे जाकर कहलाया है सिसोदिया वंश। क्या कहलाया? तो मेवाड़ में किस वंश का इतिहास पढ़ने को मिलता हमें? गुहिल वंश कह लो, गुहिलोत वंश कह लो या सिसोदिया वंश कह लो, बात एक ही है। अब बात करते हैं कि मेवाड़ जो था उस मेवाड़ में क्षेत्र कौन कौन से हैं वर्तमान में। तो मेवाड़ के क्षेत्र में वर्तमान में शामिल है चित्तौड़। क्या शामिल है? चित्तौड़ के अलावा आप ध्यान रखना उदयपुर। क्या शामिल है वर्तमान में? उदयपुर, राजसमंद, और राजसमंद के साथ कुछ भाग आता है अपने भीलवाड़ा का। कौन सा? तो वर्तमान में 4 क्षेत्र हैं या 4 जिले हैं जो मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत गिने जाते हैं। चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा। ध्यान रहेगी बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बात करें कि महाभारत काल की सबसे पहले कि भाई महाभारत काल में जो ये मेवाड़ था ये किस जनपद का हिस्सा था? कि भाई महाभारत काल जो चला उस महाभारत काल में जो ये मेवाड़ क्षेत्र है या मेवाड़ का जो क्षेत्र था उसे किस जनपद में रखा गया है? तो इसका नाम है सीवी जनपद। क्या नाम था? सीवी जनपद। किसमें रखा? सीवी जनपद। और इस सीवी जनपद की जो राजधानी बताई गई है हमें, वो राजधानी है मध्यमिका। क्या नाम है राजधानी का? मध्यमिका, या इसको नगरी भी कहा गया है। और वर्तमान में जो ये जो क्षेत्र है ये किस नाम से जाना जाता है? चित्तौड़ से। किस नाम से जाना जाता है? चित्तौड़ के नाम से। तो महाभारत काल में मेवाड़ क्षेत्र को किस नाम से जाना था या किस जनपद का हिस्सा रहा था? सीवी जनपद का। किसका रहा था? सीवी जनपद का। और उसकी राजधानी क्या थी? मध्यमिका। और वर्तमान में यही मध्यमिका क्या कहलाता है आपके? चित्तौड़। कोई डाउट? आसान है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भाई इसका जो नाम पड़ा मेवाड़, इस क्षेत्र का नाम मेवाड़ जो पड़ा वो किस पे पड़ा? तो कहा जाता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा मेव या मेर जाति की अधिकता थी। तो मेर जाति की अधिकता के कारण
मेव और मेव आदिवासी जनजातियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, जिनमें कहा जाता है कि आगे जाकर ये भील में कन्वर्ट हो गए, मीणाओं में कन्वर्ट हो गए, ऐसे कुछ कहानियां मिलती है अलग अलग। तो ध्यान रखना कि मेवाड़ नाम कैसे आया, मेर जाति की अधिकता होने के कारण। और महाभारत काल में इसको किस क्या कहा गया है, सीवी जनपद। क्या कहा गया है, सीवी जनपद कहा गया है। आगे बढ़ू, इसके अलावा मेवाड़ जो क्षेत्र था, कौन सा, मेवाड़ जो क्षेत्र था, इसे कई नामों से जाना जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसका अर्थ क्या होता है। मेवाड़ शब्द का अर्थ होता है रक्षित प्रदेश। क्या बोला गया इसे, रक्षित प्रदेश, मतलब रक्षा करने वाला प्रदेश। इसके अलावा इसी को हम कहते हैं मेदपाट, मेवाड़ को ही। और एक बोलते हैं प्रागवाट। ध्यान रखना कि जो मेदपाट शब्द यूज किया गया है मेवाड़ के लिए, वो किया है संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में, संस्कृत से आया है। जबकि प्रागवाट की अगर मैं बात करूं तो प्रागवाट शब्द दिया गया है हिंदी से। तो मेवाड़ क्या क्षेत्र पढ़ लिया, कौन कौन से हैं, महाभारत काल में किस जनपद का हिस्सा रहा, ठीक। मेवाड़ के अर्थ के बारे में जान लिया, संस्कृत के अंदर इसको क्या कहा गया, हिंदी में क्या बोला गया, और वर्तमान में हम इसको आज मेवाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेवाड़। तो ये मैंने केवल और केवल इंट्रोडक्शन दिया आपको, किसका, मेवाड़ के इतिहास का, कि आगे हम शुरू करेंगे इतिहास, लेकिन उससे पहले उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो इसको हम कह सकते हैं मेवाड़ का प्रारंभिक इतिहास कर दो, प्रारंभिक छोड़ो, इतिहास याद रखना। तो राजस्थान के इतिहास में टॉपिक डाल लेना और टॉपिक में मेवाड़ का इतिहास चालू कर देना। प्राथमिक इतिहास तो हम जब पढ़ेंगे जब शासक वंश आएंगे, अभी तो हम केवल उसकी जानकारी ले रहे हैं। और ये जानकारी भी इसलिए बता रहा हूं कि अभी हाल ही में फर्स्ट ग्रेड वगैरह के इनके पेपर लगे हैं, भाई साहब खतरनाक पेपर दिया उन्होंने। तो जितना मैं गहराई से पढ़ा सकता हूं उतनी कोशिश करूं, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए, आपको आए कि नहीं आए वो बात अलग है, लेकिन पेपर में आए तो आपको लगे कि यार मैट्रिक कुछ आया। जब तक 50 में से 45 48 क्वेश्चन का रेशो नहीं रखोगे ना जीके में, तब तक ये मान लो कि पेपर बहुत मुश्किल है। क्योंकि 30 से 40% तो हर कोई है ना तुक्के में भी सही करी आता, जो नहीं पढ़ता वो भी करी आता, कुछ तो ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं। उतार लेना भाई इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या कहानी सुना रहा है, हो गया भाई।
मध्यमिका, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं, चित्तौड़। तो चित्तौड़ का प्राचीन नाम मध्यमिका, नगरी भी बोलते हैं इसे। तो अलग से आपको उपनाम वगैरह पढ़ने की जरूरत है, सारी चीजें साथ के साथ लेंगे अपन। तो कहा जाता है ना कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण इसी को माना गया है। कारण है तो नहीं। सीवी जनपद का आ गया है मेवाड़ को, और इसकी राजधानी चित्तौड़ को बताया गया, मतलब मध्यमिका। हो गया सभी का। तो आगे पॉइंट लेंगे हमें मेवाड़ के इतिहास में। याद रखना, मेवाड़ का झंडा, मेवाड़ का झंडा, क्योंकि इससे रिलेटेड भी आता है। इतिहास तो शुरू करेंगे तब करेंगे, लेकिन मेवाड़ की जानकारी या उसके बारे में कई ऐसी जानकारी है जो एग्जामों में पूछी जाती है। ठीक है, तो मेवाड़ का झंडा, उसके बारे में भी ध्यान रखना कुछ चीजें। हो गया बाकी सभी का। देखो, मेवाड़ का झंडा कौन कौन व्यक्ति गया है चित्तौड़गढ़ घूमने, या बुक्स वगैरह में पढ़ा होगा आपने चित्तौड़ के झंडे के बारे में। पहली बात तो गाइड्स में उल्लेख ही नहीं है इस चीज का, नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता भाई? क्यों क्वेश्चन नहीं बनता? बनता है। देखो कैसे कैसे क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम लेते हैं भाई सबसे पहले मेवाड़ के झंडे की आकृति। ऐसे कुछ है, ऐसे बना हुआ है। ठीक, झंडा है कि ये डंडा लगेगा जहां लगा लेंगे। अरे बावड़ो, ये आकृति है उस झंडे के अंदर बनी हुई है, तो झंडा इसी को बोलेंगे हम तो। तो भारत के अंतर्गत वो भारत का जो होगा, ये तो इनका बनाया हुआ है, इनका खुद का है। अरे जैसे ये कपड़ा है, आई बात समझ में? एक तरफ इधर व्यक्ति खड़ा है उस झंडे पे, ठीक है, और इसके हाथ पे भाला है, और एक तरफ एक व्यक्ति और है, और इसके हाथ में है तलवार। क्या है? तलवार। और इसके ऊपर सूर्य बना हुआ है। क्या बना हुआ है? सूर्य। ठीक, और नीचे लाइन में लिखा हुआ है, जो दृढ़ राखे धर्म को, राखे
धर्म को तीही राखे तलवार, तीही राखे तलवार, कि भाई जो धर्म को दृढ़ रखता है, मजबूत रखता है, वही अपनी तलवार को तेज रखता है। इस प्रकार से पूरी आकृति झंडे पे बनी हुई है। अब इनका मतलब समझो। सूर्य है तो इन्हें क्या माना इतिहासकारों ने? सूर्यवंशी। समझना एक एक प्रतीक चिन्ह का, कि मेवाड़ के जो शासक हुए उनको क्या माना गया है? सूर्यवंशी माना गया है साहब। देखो ये क्या है? भाला एक तरफ, और ये एक तरफ इसने तलवार ले रखी है। क्या है? तलवार। अब एक जिसने तलवार ले रखी है ये व्यक्ति तो है राणा पुंजा, जो कि भील थे, और एक तरफ जो है वो मेवाड़ के शासक है। ठीक, इसको हम समझ सकते हैं भील। भाई एक तरफ किस व्यक्ति की है? भील व्यक्ति की, और एक तरफ क्या है? शासक है मेवाड़ का। अब राणा पुंजा भील थे और प्रताप के सेनापति थे। प्रताप एक हुए हैं मेवाड़ में। किसके? प्रताप के सेनापति। तब प्रताप का साथ भीलों ने दिया, तभी वह अपने राजा रजवाड़े को वापस ले पाए। क्योंकि उन्होंने जब मुगल सल्तनत आई थी तो उस समय प्रण किया था कि जब तक मैं मेवाड़ की भूमि को मुगलों से आजाद नहीं करा लेता तब तक मैं सोने चांदी के बर्तनों में नहीं खाऊंगा और कोमल मुलायम बिस्तर पे सोऊंगा नहीं। और महलों का राजसी ठाट पाट ठुकरा दिया था और पहाड़ियों में जाकर रहने लग गए थे। पहाड़ियों में जाकर रहने लग गए थे। तो शायद इसीलिए मेवाड़ की भूमि पे कई योद्धाओं ने जन्म लिया। और मेवाड़ को अगर मैं बात करूं तो राणा लाखा, कुंभा, सांगा, रतन सिंह, महाराणा प्रताप, अमर सिंह सिसोदिया, ये वो योद्धा हैं जिनकी वजह से मेवाड़ को पहचान मिली। कल्पना भी नहीं कर सकते, जब हम पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगी ये चीज। ठीक है, तो ध्यान रखना कि एक तरफ तो कौन होता है झंडे में? शासक, और एक तरफ भील, और भीलों में राणा पुंजा को कौन थे? महाराणा प्रताप के सेनापति। और जिन लोगों को महाराणा प्रताप के बारे में नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि धैर्य और साहस का जो दूसरा नाम है वो महाराणा प्रताप है। धैर्य और साहस के लिए अगर पढ़ सको, योद्धा तो वो थे ही लेकिन धैर्य और साहस में भी बहुत बड़े योद्धा रहे हूं। है धैर्य रखा, सेना खत्म हो गई लेकिन फिर भी लड़ते रहे। नहीं, अन्य शासकों की तरह अधीनता स्वीकार कर सकते थे लेकिन नहीं की साहब, नहीं की। और भीलों के सहारे युद्ध लड़े और करीब करीब मेवाड़ को मुगलों के अधीन जो था उसको छुड़वा भी लिया था। बाकी कहा जाता है कि धनुष पे वो प्रत्यंजा बोलते हैं, डोरी बोलते हैं उसको, वो चढ़ाते समय उसकी चोट लगने से उनकी मृत्यु हो गई। आया 11 फीट हाइट बताएगी शायद इनकी, 11 पॉइंट कुछ। ठीक है, तो ये बेसिक इतिहास था आपके मेवाड़ का। एक बार ये तो उतारो, बाकी जैसे जैसे शासक आएंगे वैसे वैसे हम आगे बढ़ेंगे। मेवाड़ का झंडा ध्यान रखना भाई। और इसी के आधार पे क्या बताया? सूर्यवंशी। ध्यान रखना, आगे लिखवाऊंगा मैं। और
और इतिहास तो मेवाड़ वालों का ही है। देखो मुगलों के साथ इन्होंने वैवाहिक संबंध नहीं रखे, अधीनता जरूर स्वीकार की थी लेकिन वैवाहिक संबंध नहीं बनाए। तत्कालीन रियासतों में आप देखोगे तो शायद वैवाहिक संबंध मिलेंगे, जिसे हम मेवाड़ मुगल वो सॉरी मुगलों के वैवाहिक संबंधों के नाम से जानते हैं। शासक मेवाड़ के, भाई एक तरफ मेवाड़ का शासक है, एक तरफ भील है। और राणा की उपाधि प्रताप के समय ही मिली थी पुंजा को। हल्दीघाटी युद्ध में अपने लोगों के साथ में आए थे। अभी पढ़ेंगे कि भीलों का और मेवाड़ के शासकों का आपसी संबंध किस प्रकार से रहा। अगर भील नहीं होते तो मेवाड़ नहीं होता शायद। और उसका भी रीजन है कि मेवाड़ और भीलों का संबंध क्या है, वो हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। क्या? जो दृढ़ राखे धर्म को तीही राखे तलवार। तीही, तीही मतलब तेज रखे तलवार। इसीलिए तो इनको मेवाड़ शासकों को क्या बोला गया? हिंदुजा सूरज। क्या बोला गया है? हिंदुजा सूरज। इतिहासकारों ने। आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं कि मेवाड़ में कौन सा वंश बताया भाई मैंने? कौन सा वंश बताया? गुहिल वंश। कौन सा बताया? गुहिल वंश बताया साहब। तो अगला पॉइंट हम लेते हैं, मेवाड़ के इतिहास में गुहिल वंश की उत्पत्ति। कि भाई जो गुहिल वंश था उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? ये कहीं ना कहीं से तो आया होगा, कहीं ना कहीं से तो आया ही होगा। तो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बातें रखी है, चाहे वो हिंदी के रहे हो, चाहे वो राजस्थान के रहे हो, चाहे वो अरबी फारसी के रहे हो। तो इनमें सबसे पहला नाम लेते हैं हम अबुल फजल। कौन व्यक्ति? अबुल फजल। किसका दरबारी था भाई ये? अकबर का दरबारी है। किसका दरबारी बताया गया इसे? अकबर का दरबारी। इसने कहा कि भाई ईरान शासक नौरोसा आदिल की संतानें हैं ये। क्या मानता है ये? कि मेवाड़ में जो गुहिल वंश है उसकी उत्पत्ति किसको मानी है इसने? ईरान शासक नौरोसा आदिल की संतानें। अब भाई देखो, सीधा सा सिंपल सा लॉजिक है साहित्य की। अगर मैं बात करूं, अपनी मां को डाकण कोई नहीं बोलता तो अपने राजा को कोई गलत नहीं बोलेगा। सिंपल सा है। जो जिसका दरबारी है उसने अपने ही राजा की बड़ाई में शब्द लिखे। सिंपल सा। नंबर 2 पे उत्पत्ति की अगर मैं बात करूं तो नंबर 2 पे कहा कर्नल जेम्स टोंड। मैंने क्या कहा था? कर्नल जेम्स टोंड हर जगह अपनी टांग अड़ाएगा। तो साहब इन्होंने मेवाड़ के इतिहास में भी टांग अड़ाई है। तो कर्नल जेम्स टोंड के अनुसार क्या बताया कि यह गुजरात के शासक गुहादित्य के वंश से निकले हैं। कहां का माना है इनको? गुजरात के शासक गुहादित्य के वंशज है साहब।
जिसका उल्लेख इन्होंने अपनी पुस्तकों में किया है, एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, क्योंकि इसी पुस्तक का राजस्थान इतिहास नाम से पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसका हिंदी में लिखा भी था, ट्रांसलेट किया था। आई बात समझे। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो नंबर 3 पे ध्यान रखना कि भाई इनको सूर्यवंशी भी माना गया है, जिसका मैंने पहले उल्लेख कर दिया। झंडे में क्या बना हुआ है? सूर्य बना हुआ है, तो सूर्यवंशी क्या माना है? सूर्यवंशी। और सूर्यवंशी के प्रमाण के तौर पे ध्यान रखना, शासक स्वयं को हिंदुजा सूरज कहते हैं, पहला प्रमाण तो ये, शासक स्वयं को हिंदुजा सूरज कहते हैं। मानते हैं। इसके बाद में हाँ, इसके अलावा राज्य झंडे पे सूरज की आकृति बनी हुई है, सूर्य की आकृति है। दूसरा प्रमाण हमें ये मिलता है। इसके बाद में ध्यान रखना कि काल भोज, जिसे हम इतिहास में बप्पा रावल कहते हैं, और पाकिस्तान का रावलपिंडी बप्पा रावल के नाम पे बसा हुआ है। ये शायद खुद पाकिस्तान वालों को भी नहीं पता है। तो ध्यान रखना कि बप्पा रावल ने सिक्कों पर सूर्य की आकृति बनवाई है, सूर्य की आकृति बनवाई। क्या बनवाई है? सूर्य की आकृति बनवाई सिक्कों पे। एक प्रमाण ये भी मिलता है। इसके अलावा कहा जाता है कि जो रायमल था, शासक था यहां का, कौन था? रायमल। रायमल ने लेखों में स्वयं को सूर्यवंशी कहा है, स्वयं को सूर्यवंशी कहा। तो ये 4 प्रमाण ऐसे हैं जो इशारा करते हैं कि जो मेवाड़ के गुहिल वंश के शासक थे वो सूर्यवंशी है। हिंदुजा सूरज का है पहला प्रमाण। दूसरा प्रमाण झंडे पे आकृति बनी हुई है सूर्य की। तीसरा प्रमाण सिक्कों पर सूर्य की आकृति। और चौथा प्रमाण रायमल। तो 4 हो गए। और 5वां प्रमाण मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसे हम प्रारंभिक इतिहास के नाम से जानते हैं, और उससे हमें पता लगेगा कि ये सूर्यवंशी कैसे है। आई बात समझ में? तो उत्पत्ति छापो एक बार। अभी है टाइम, हो जाएगा प्रारंभिक इतिहास भी कंप्लीट, फिर कल से अपन प्रॉपर आगे बढ़ेंगे। ओनली अभी स्टार्टिंग का इतिहास चल रहा है आपका, कि उत्पत्ति कैसी हुई है, कैसे ये किस वंश से संबंध रखते हैं, जिस क्षेत्र में रहे उस क्षेत्र के बारे में जाना हमने, इनका जो झंडा था उस झंडे के बारे में जाना। नौरोसा आदिल की संतान मानता है। किसका दरबारी था ये? अकबर का। सब इतिहासकारों के अलग अलग थॉट है, तभी तो अभी मुद्दा उठा था, शायद आपने देखा होगा। अभी यूपी में हुआ था ना कोई, किसी बात को लेकर। बताएंगे तब जब पढ़ेंगे, वो घटना आएगी। क्या है, नेताजी तो बोल के निकल लेते हैं, फिर जनता आपस में लड़ती रहती है। देखो अधिकतर मैं भी इस चीज को मानता हूँ कि इंडिया में जो है ना वो अधिकतर कन्वर्टेड है। रीजन देखो, काय मखानी है तो उसका इतिहास, उनका इतिहास भोगाजी से जुड़ा हुआ है।
गोगा जी से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि गोगा जी की कोई पीढ़ी में आया था कायम सिंह, तो उसने किसी मुस्लिम महिला से शादी की थी, उनके बाद में जो वंशज आए, उनकी जो संतानें हुई, वो कायम खानी मुसलमान बनी, ऐसा कहा जाता है। मेहर भी आता है आप में मुसलमानों में, तो उनका संबंध बाबू जी से बताया गया है। आगे में और भी कई चीजें हैं, जब इतिहास पढ़ोगे तब पता लगेगी। ठीक है। और काय मखानी जो है वो अपने नाम के आगे चौहान भी लगाते हैं, आपको पता हो तो। और अधिकतर जो मुस्लिम है वो आप देखोगे कि राजपूतों के जो सरनेम होते हैं वो अपने सरनेम के साथ क्यों लगाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो संबंध रहा होगा। पाटी मुसलमान भी होते हैं इनमें। तो कई चीजें हैं, फालतू के मुद्दे हैं, इस पे बहस करने से कोई मतलब। हाँ, इतना है कि भाई इतिहास में कहीं से कुछ पूछ ले तो ठीक है। आजकल क्या है कि लोग सोशल मीडिया से इतिहास सीखते हैं, उनको जैसा परोस दिया वैसा ही वो बोलेंगे। किताब उठा के देखी होती तो शायद इतना दिमाग वो लगाते ही नहीं। बस सोशल मीडिया पे फैला दिया यार, उन्होंने मान लिया, तो इसी वजह से तो दिमाग खराब हो रहा लोगों का। फालतू की चीजों को मुद्दा बनाया जाता है। तो अलाउद्दीन तो चीज अलग है, ब्रांड था वो तो एक तरीके से, कुछ भी हो, लेकिन शासन किया है भैया उसने। और मैंने एक चीज बताई है, जिसके हाथों में तलवार है राज उसी का है, और तलवार हमेशा काटने के लिए होती है, और उस काटने के लिए देखा नहीं जाता सामने वाला कौन है। अगर सत्ता मिल रही है तो तलवार उठा के काटा भी जा सकता। तलवार दो ही जगह उड़ती है, या तो बचाव के लिए या सत्ता के लिए। मैंने आपको सातल देव पढ़ाया था, लड़कियों को बचाने के लिए तलवार उठाई सातल देव ने, युद्ध लड़ा। तो जाहिर सी बात है इतिहास में तो ऐसे चलेगा। देखो आगे देखो, अभी तो इंटरेस्ट आने ही लगा है, अब तो शुरू करने दो। ऐसी ऐसी कहानियां मिलेगी इतिहास में। कौन? तो वो तो चीज अलग है। देखो आगे बढ़े क्या, आरंभिक इतिहास हो गया सभी का कंप्लीट। तो ध्यान रहेगी, उत्पत्ति को लेकर अलग अलग लोगों ने किस प्रकार से बातें बताई हैं। आगे बढ़ते हैं, आरंभिक इतिहास, मेवाड़ का आरंभिक इतिहास। मेवाड़ का आरंभिक इतिहास। भाई अब चुप हो जाना, आवाज मत करो, नहीं तलवारें हाथ में आने वाली है, हो सकता है कि तुम्हारे पे वार कर दिया जाए। ठीक है। तो देखो मेवाड़ के इतिहास में, आरंभिक इतिहास की मैं बात करूं, और जो हमने पढ़ा कि सूर्यवंशी, तो सूर्यवंशी का भी प्रमाण मिलेगा अपने को। देखो कैसे कि भाई सूर्य है, क्या है, सूर्य। इस सूर्य का पुत्र है विश्वान। सूर्य पुत्र कौन है, विश्वान। अब सूर्य पुत्र विश्वान है, विश्वान की पीढ़ी में ही राजा दशरथ आए थे। विश्वान के ही पीढ़ी में कौन आए थे, राजा दशरथ। और राजा दशरथ अयोध्या के शासक थे। किसके शासक बताए गए हैं, अयोध्या। ध्यान है, ठीक है। राजा दशरथ के पुत्र का नाम था राम, पुत्र हुआ राम। ठीक है। और राम जी के भी दो पुत्र थे। कितने पुत्र थे,
लव, दो पुत्र थे। अरे जो चीज प्यार से बनी हो उसे प्यार कहने में ऐतराज किस चीज का है? और जो चीज शैतानी से बनी हो वो शैतानी नहीं करेंगे तो वो बच्चे किस काम के हैं? अरे कामयाबी ऐसे नहीं मिलेगी, पढ़ते जाओ मिल जाएगी तुम्हें भी, है? ठीक है, इसलिए कहता हूँ चुप रहा करो, मेरे को वो मत दिया करो हिंट बोलने के लिए कि मेरे को शायरिया बोलनी पड़ जाए। ठीक है, तो ध्यान रखना, राम जी के कितने बेटे? दो, लव और कुश। अब लव और कुश की अगर मैं बात करूं तो दोनों भाई थे क्या? कहा जाता है, लेकिन कहने को तो ये भी कहा जाता है कि वाल्मीकि जी से शायद कौन थे जिनके, उनका खुश के या एक वे पुत्र उनका बताया जाता है जो उन्होंने बनाया था, ऐसा कुछ मिलता है। तो वही चीज है कि लव और कुश की अगर मैं बात करूं तो लव की पीढ़ी में ही, नहीं सॉरी सॉरी, कुश की पीढ़ी में 108वीं पीढ़ी आई थी इसकी। कुश की कौन सी पीढ़ी? 108वीं पीढ़ी। इसका कुछ नहीं है, वो लव है केवल। 108वीं पीढ़ी में एक शासक हुए थे जिनका नाम था विजय। इधर देखो भाई, सूर्य है, सूर्य का बेटा विश्वान, विश्वान की ही पीढ़ी में राजा दशरथ आए जो अयोध्या के शासक थे, और राजा दशरथ के ही पुत्र थे राम, और राम के दो पुत्र थे लव और कुश। हाथ ऊपर कर लेते, हाथों में क्या है? हाँ वो हाथ ऊपर कर लो। देखो, अब राम के दो पुत्र थे तो कुश की 108वीं पीढ़ी आई। कुश की कौन सी पीढ़ी आई? 108वीं पीढ़ी। इस 108वीं पीढ़ी में विजय, विजय भूप नाम का कोई व्यक्ति आया। कौन आया? विजय भूप का कोई राजा बना। दोबारा बोल रहा हूं, राम के दो पुत्र थे, कौन? लव और कुश। और कुश की 108वीं पीढ़ी में कौन आया? विजय भूप। और विजय भूप की छठी पीढ़ी, कौन सी पीढ़ी? छठी पीढ़ी। छठी पीढ़ी में आया था शिलादित्य। कौन आया? शिलादित्य। इस शिलादित्य ने क्या किया कि अयोध्या में थे, अयोध्या के शासक बने ये। ठीक, अब देखो नक्शे में कि राजस्थान कैसे पहुंचे हैं। ये राजस्थान, इंडिया मान लो, ऐसे मान लो, उस समय का भारत मान लो, कुछ भी समझ लो। तो यहां तो है अयोध्या, क्या है? अयोध्या। तो भाई शिलादित्य ने क्या किया कि अपनी राजधानी अयोध्या बनाई। क्या बनाई? अयोध्या। और अयोध्या से इन्होंने विवाह किया सिरोही की राजकुमारी पुष्पावती से। किससे विवाह किया? पुष्पावती, जो कि सिरोही की राजकुमारी थी। अब भाई यहां पे अयोध्या, इधर आपके क्या लगता है नीचे, यहां राजस्थान में सिरोही, तो ससुराल दूर हो गया, दूर हो गया। नहीं पढ़ोगे तो बिहार नहीं लाओगे तुम, फिर ससुराल बहुत दूर होगा राजस्थान से। ठीक है, तो भाई यहां से इसने क्या किया, इस क्षेत्र के पास ही एक नया क्षेत्र बसाया नीचे गुजरात में, जिसे हम कहते हैं वल्लभी नगर।
कौन सा नगर बसाया? अयोध्या से अपनी राजधानी किसे बना ली? शिलादित्य ने वल्लभी नगर को। ठीक है यहां तक। अब हुआ ये कि भाई पुष्पावती के 6 संतानें थी और 6 की 6 लड़कियां थी। क्या थी? लड़कियां थी। अब लड़कियां है तो वही वंश को आगे बढ़ाने के लिए कोई तो लड़का चाहिए। तो पुष्पावती क्या करती है, ये अपने ससुर पीहर आ जाती है। कहां आ जाती है? पीहर सिरोही में। और सिरोही में ही, सिरोही को हम बोल सकते हैं आबुर्द प्रदेश, क्योंकि सिरोही तो बाद में नाम पड़ा है आबुर्द प्रदेश। क्या बोल सकते हैं इसको? आबुर्द प्रदेश, या आबुर्द प्रदेश की राजकुमारी भी बोल सकते हो। तो सिरोही आ जाती है। तो सिरोही में एक माता जी का मंदिर है, आबुर्द माता का मंदिर। तो 7वीं संतान इनके पेट में थी और मांग करने आ गई कि भाई मैं अपने पियर जाऊंगी, माता जी है हमारी कुलदेवी है, उनसे मैं अरदास करूंगी हाथ जोड़ के कि भाई अब की बार जो संतान हो वो मेरे बेटा दे। क्या हो? बेटा दे। अब भाई बेटा दे, तो ये तो आ गई पीहर। कहां आ गई? अब ये जो वल्लभी नगर था, इस वल्लभी नगर पर पीछे से आक्रमण हो गया अरबों का। अरबों का कहा जाता है अरब आक्रमणकारी कोई जुनेद नाम करके था, उसने आक्रमण किया और इस पूरे वल्लभी नगर को नष्ट कर दिया। क्या कर दिया? पूरे वल्लभी नगर को नष्ट कर दिया। अब नष्ट कर दिया तो इसमें भाई ये जो शिलादित्य थे इनकी भी मृत्यु हो गई। खबर पहुंची किसके पास? पुष्पावती के पास। तो भाई पीहर आई हुई थी पीछे से, शिलादित्य की क्या हो गई? की मृत्यु हो गई। अब भाई शिलादित्य की मृत्यु हो गई, पीहर आई हुई है, तो मृत्यु होने के बाद में ध्यान रखना कि राजपूतों में 4 प्रथाएं हैं। 4 प्रथा। पहली प्रथा यह है कि जिस महिला का पति मर चुका है उसे सती होना होगा। आज वाली हो सकती है क्या? क्यों? वैसे होना चाहिए, प्रथा है? अरे होना चाहिए क्या? नहीं हो सकता, गैर कानूनी घोषित कर रखा है, क्योंकि इसे महिलाओं पे अत्याचार बताया गया एक तरीके से। और नहीं पता हो तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बंद हुआ है। महिलाओं को उनकी पूजा करनी चाहिए जिन्होंने 1829 में अंग्रेजों के लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सहयोग से इसे अवैध घोषित किया। नहीं, महिलाओं पे अत्याचार ही रहता, अगर कानून न होना तो आज भी अत्याचार है। नहीं पता हो तो 1984 के आसपास सिक्कर जिले के दीवराड़ा के अंदर जलाया गया था। क्या नाम था उसका? कोई कंवर कंवर थी, अपने जयपुर की ही थी, गैर कानूनी है वो, रूप कंवर। तो ये एक अत्याचार ही है। तो भाई पहले क्या था राजपूतों में कि जिसका पति मर गया, जिसका पति मर गया उसे सती होना है। ठीक। दूसरा, गर्भवती महिला सती नहीं होगी। महिला सती नहीं होगी। ठीक। तीसरी बात, महिला पीहर में नहीं रहेगी। नहीं रहेगी। ठीक। चौथा, बच्चे को जन्म देने के बाद सती होना होगा।
बच्चे को जन्म देने के बाद सती होना, मतलब अंतर पंत्र विधवा को तो मरना ही है, ये प्रथा थी। जिसमें क्या बताया कि भाई देखो पति मर गया तो कंडीशन क्या बन गई पुष्पावती के सामने कि साहब सती होना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन भी लागू हो गई, गर्भवती है साहब सती नहीं कर सकते इसको। तीसरी, महिला पीहर में आई हुई है, पीहर में नहीं रहेगी, वल्लभी नगर जा नहीं सकती, अरबों ने उसको खत्म कर दिया, कोई जिंदा नहीं है वहां पे, ठीक है। अब बच्चे को जन्म देना है और फिर सती भी होना है, तो ये क्या करती है गर्भवती पुष्पावती, वीरनगर आ जाती है। अब वीरनगर कहां वो भी देख लो कि भाई यहां सिरोही से ये ऊपर के क्षेत्र में आती है, यहां वीरनगर, और वीरनगर में विधवा ब्राह्मणी के पास में रहने लग जाती है। शायद ब्राह्मणी कमला नाम बताया गया, ध्यान रखना, क्या नाम बताया, कमला के पास रहने लग जाती है। तो राजपूतों में ही तो है। बोल रहा हूं मैं कि राजपूतों में प्रथा है, ठीक है। और ये प्रथा इसके बाद में ध्यान रखना कि भाई वीरनगर में रहने लग गई। अब वीरनगर में रहते हुए यहीं पर जन्म हुआ लड़के का। अब जन्म हो गया लड़के का तो पुष्पावती क्या करती है, वल्लभी नगर आकर सती हो जाती है। वल्लभी नगर आकर सती हो जाती है और लड़के को विधवा ब्राह्मणी के पास ही छोड़ देती है। जिसका नाम क्या था, कमला। अब इसी के पास में छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद में होता क्या है कि भाई अब ये बता भी नहीं सकती कि किसकी संतान है, क्योंकि बताए तो हो सकता है कि इसके दुश्मन इस बच्चे को भी मार दे। तो ये जो कमला थी, ये कमला क्या करती थी कि बच्चे को गुफा में रखती थी। कहां रखती थी, गुफा में रखती थी। मतलब उसको बाहर आने की पूरी मनाही थी, खाना पीना सब अंदर, और वापस गुफे के दरवाजे को बंद कर देती थी और बाहर रहा करती थी। तो कहा जाता है कि यही लड़का जब धीरे धीरे बड़ा होता है, जैसे वयस्क हो जाता है, तब ये बाहर आता है। और बाहर आने के बाद में कहते हैं कि पूछताछ करता है, क्योंकि बाहर का वातावरण देखा नहीं, तो ये कमला को ही अपनी मां समझता है। तो उस समय कहा जाता है कि कमला कहती है कि बेटा मैं तेरी मां नहीं हूं, मैं तेरी मां नहीं हूं, तुम्हारी मां तो विजयनगर की थी, वो सॉरी वल्लभी नगर की थी, गुजरात की। अब ये गुफा में रहा, तो इस कमला ने इसका नामकरण जो किया वो गुहादित्य के नाम से किया। गुफा में रहने वाला गुहादित्य, मतलब गुहा और गुफा दोनों सिमिलर वर्ड। और इसी गुहादित्य के नाम से गुहिल वंश पड़ा। कैसे कि भाई रखती है और इस बच्चे का नाम क्या रहा, गुहादित्य। क्या नाम पड़ा, गुहादित्य। अब गुहादित्य क्या करता है, जब कमला इसको पूरी सच्चाई बता देती है तो ये आता है वल्लभी नगर। कौन, वल्लभी नगर गुजरात में। अब यहां आके देखता है तो यहां तो कुछ ही नहीं है, यहां तो आदिवासी बसे हुए हैं। अब और आदिवासी कौन, भील।
आदिवासी कौन, भील या मेर। अब ये यहां तो कुछ मिला नहीं, तो ये गुहादित्य देखता कि भाई इतना बड़ा साम्राज्य था, खत्म हो गया, तो दोबारा से नया एक नई जगह साम्राज्य बनाएंगे। तो वल्लभी नगर के भीलों को लेकर, भीलों के साथ मिलकर मेवाड़ रियासत की स्थापना की, मेवाड़ की स्थापना की। क्योंकि देखो जहां ये रहा था वो क्षेत्र वीरनगर था, वीरनगर बताया मैंने, और यही वीरनगर के आसपास का क्षेत्र बाद में किस में चला गया, मेवाड़ में। मेर जाति भीलों के नाम से इसका नाम मेवाड़ पड़ा, और यहां पे जो वंश आया सबसे पहला गुहादित्य के नाम से ही गुहिल वंश पड़ा। तो ध्यान रखना, गुहादित्य के नाम से ही मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना हुई थी, वंश की स्थापना हुई। ध्यान रह जाएगी बात कि मेवाड़ में गुहिल वंश कैसे आया और मेवाड़ का नाम मेवाड़ कैसे पड़ा। क्लियर है सभी के, ध्यान रहेगी। आया कुछ समझ में, प्रॉपर जीरो से, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट पहला ले लिया कि भैया इसने स्थापना की काम खत्म। प्रॉपर रूप से पढ़ेंगे कि अगर कोई वंश आया है तो वो कहां से आया है। तो सूर्यवंशी होने का पता लगा कि सूर्यवंशी क्यों आ गया है। अब कहते हैं ना कि राम के वंशज, तो वो राम के वंशज का भी पता लग गया। जैसे ये भी कहते हैं कच्छा वाले भी कि कुछ के राम के वंशज है, तो वो अधिकतर जो बने हैं ना वो किससे आए हैं, कुश से। किससे आए हैं, कुश से आए हैं। मेवाड़ वालों का संबंध और जयपुर वालों का जो संबंध है शासकों का, वो किससे बताया है, उससे बताया। इसीलिए देखो कच्छावा और उधर गुहिल, वो इन्हीं के वंश से आया है। अरे लव तो प्यार का नाम है, अभी तूने तो बोला। लेकिन यहां कुछ के वंश ज्यादा मिलेंगे आपको, ठीक है। तो उतार लो ये राम कहानी, सूर्यवंशी, आरंभिक इतिहास है। हाँ हाँ, नहीं नहीं मेर जाति में नहीं। अब देखो यहां बिलो ने साथ क्यों दिया वो भी मैं बता दूं। बिलो के साथ देने से और मेर जाति के लोगों ने साथ दिया, तो उसके पीछे रीजन ये था कि जो गुहादित्य था उसने कहा था कि अगर तुम मेरी सहायता करोगे ना तो उस क्षेत्र में तुम्हें आजीवन टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आजीवन टैक्स नहीं लगेगा तुम लोगों पे। लेकिन बाद में एक शासक आया महेंद्र नाम करके, उसने टैक्स मांगा, तो बिलो ने कहा जी साहब जहां से ये रियासत शुरू हुई है, जहां से ये वंश शुरू हुआ है, उसी समय तय कर लिया गया था कि भील मेवाड़ में टैक्स नहीं देंगे। आप टैक्स मांग रहे हो, तो भीलों ने महेंद्र को मार दिया। अब उसके एक बेटा भी था बप्पा रावल कालभोज, वो अपनी जान बचाने के लिए भागा और कहां पहुंच गया, हरित ऋषि के पास में। तो ऐसे करके उसकी जान बची और आगे फिर ये मेवाड़ वंश चला। बताएंगे आगे धीरे धीरे, अभी क्लाइमेक्स अभी सुन लोगे तो फिर मजा नहीं आएगा, छुटपुट बहुत सारी कहानियां चलेगी। तो ध्यान रहेगा अब कहां से आए हैं। हाँ भाई, अयोध्या, अयोध्या बिना योद्धा के जीता हुआ क्षेत्र अयोध्या।
अब इन बातों में क्या सच्चाई है क्या नहीं है वो तो भाई उस जमाने के लोग जान, लेकिन इतिहास बढ़िया है।